we are going to start our very first lecture. Why does a country need a constitution? Before starting the lecture, before starting this chapter, we should understand the meaning of constitution. Everybody know that संविधान means संविधान क्या है, constitution क्या है. अगर हम इसकी बहुत जनरल, बहुत इजी और बहुत बेसिक अगर हम डिफिनेशन दे तो कहेंगे constitution is a set of rules and principal regulations that is that the state follow it to govern the state or a nation. यानी संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कोई स्टेट या कंट्री फॉलो करके संविधान देश को चलाती है. तो भारत जो है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है गवर्न हो रहा है. इंडिया इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक मीन्स आपको सबसे पहले बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, देखो सोशल साइंस को पढ़ने का तरीका यही है कि आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझे, रटे नहीं उस चीज को, और इनका मतलब समझने के बाद आप उस टॉपिक को बहुत इजीली इलेबोरेट कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम मैं आपको टीच कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम आप हैं यहाँ पर, हो सकता है कि आपको जो है समझ में आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बहुत बेझिझक पूछें. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम क्या समझे? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इट गिव्स द गाइडलाइन टू स्टेट टू गवर्न द स्टेट और नेशन. गाइडलाइन देती है कि किसी राज्य को, किसी देश को कैसे चलाना है. अब अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, इंडिया इज अ बिग डेमोक्रेटिक कंट्री. देश, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, है ना. और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि पावर्स दैट इट रिसाइड्स इन इट्स सिटीजन्स और पीपल. यानी लोगों के हाथ में पावर्स होती है अपनी सरकार को बनाने की, अपनी सरकार को चुनने की. और इंडिया के अंदर क्या तरीका है गवर्नमेंट को चूज करने का? थ्रू द इलेक्शंस. थ्रू द इलेक्शन, यू नो that there is a tenure of 5 years. After these 5 years, the elections are held. उसमें क्या होता है कि we choose our representative. हम उन representative को चुनते हैं from different parties. And when these representatives, the party who won the majority, form the government and run the nation on behalf of the people. हम लोगों के behalf पे सरकार कौन चला रहा है? सरकार कौन चला रहा है? वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर जिनको मेजोरिटी मिली है, उन्हें हमने राइट दिया, ये हक दिया है कि वो सरकार बनाए और देश को चलाए. तो सबसे पहली बात क्या हुई कि अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. पहले मैं आपको ये बता दूं, और आप क्योंकि 8 क्लास स्टैंडर्ड के हो तो दो टाइप ही बताती हूँ मैं आपको, रिटन एंड अनरिटन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड द लैंडिएस्ट. कॉल्ड द लैंडिएस्ट, ये बहुत सबसे बड़ा है. और अभी इसमें 448 आर्टिकल्स हैं. जब ये बना था तो 395 आर्टिकल्स थे. अब आपको पता है कि उसके बाद से जब से बना है तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, नई कॉन्स्टिट्यूशन जुड़े. तो जिन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है वो कंट्रीज जो है, जैसे हमने कहा ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, इन कंट्रीज में मतलब देश कैसे चलता है क्वेश्चन माइंड में आता है. हम कहते हैं हमारे देश में सरकार चलती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्म्स लिखे हुए उसको फॉलो करके. लेकिन ऐसे देशों में जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कैसे है? वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरेटिव नहीं है. यानी लोग जो हैं या वहां की गवर्नमेंट जो होती है वो उस संविधान से जुड़ी नहीं है. दे आर नॉट टोटली अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज्ड. बल्कि वहां पर आपने देखा होगा इंग्लैंड में क्या है, अभी भी मोनार्क सिस्टम है. तो वहां पर उस चीज को फॉलो किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मोनार्की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं इसको. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली जरूरत क्या पड़ी, तो सबसे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली जरूरत ये पड़ी कि संविधान जो है हमारे देश को रन करेगा, हमारी गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करेगा. तभी तो सरकार चलाएगी अपने देश को. पावर ही नहीं दी गई तो कैसे चलेगा? तो पहली चीज क्या हुई? देखो, आप एक बात बताइए, सबसे पहले हम रूल्स रेगुलेशंस की और बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स की यूज बात नहीं करेंगे. एक फैमिली है ना, आपकी एक फैमिली है. उस फैमिली में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए होते हैं.
ठीक है? आप लोग डेली देख रहे हैं, आपको कहते हैं कि भई आपकी ऑनलाइन क्लास है, आप टाइमली उठें, टाइमली अपनी क्लास अटेंड करें। तो ये आपको ये बातें कही जा रही हैं, आपको कहा जाता है कि ठीक है, आप टाइमली बाहर खेलने जा रहे हैं, तो वापस टाइमली आएँ। अपना टाइम जो है उसको डिवाइड करें, ठीक है? तो कुछ फैमिली के अंदर जो सभी कुछ क्या सभी हम यूँ कहा जाए कि सोसाइटी जो उन फैमिलीज़ से मिलकर बनी है, तो उस सोसाइटी के अंदर क्या होगा, वो फैमिलीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सब में होते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। वी आर ऑल अबाइड। स्कूल की बात कर लीजिए, है ना? स्कूल की बात कर लें, एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हायरार्की सिस्टम होता है, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं, क्लास का क्लास मॉनिटर होता है, जो कि पूरे स्कूल को जो है वो रन करते हैं। तो वो किससे करते हैं? दे दिस द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल इट इज आल्सो अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में या किसी सोसाइटी के किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, छोटे से लेके बड़े तक की बात करें, इट इज वेरी एसेंशियल दैट देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो पहली बात जो हमें समझ में आई, हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी पर्पसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे पर्पसेस को क्या करता है, सर्व करता है, पूरा करता है ना? उसमें पूरा करता है। तो वो पूरा करने में इसमें क्या होता है कि अगर हम आपकी अगर बुक से रिलेटेड चैप्टर की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट लेज आउट it here used for constitution. Constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we aspire. बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने अगर पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कभी, क्या आपने मोनार्क सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं, जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन होता है? हमारे भारत में भी था, है ना? हमारे भारत में जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, वहां पर राजा और नवाब का शासन चलता था। दे रूल देयर प्रोविंसेस, है ना? और डिक्टेटरशिप, आपने हिटलर का नाम तो सबने ही सुना होगा बच्चों ने, और भले ही उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन कौन था? ही वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। तो आप ये बताइए कि वो अपने देश को कैसे रन करते थे? वो अपने देश को किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं करते थे। जो उन्होंने कह दिया, दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट, दैट वाज जो कहा वो लॉ बन गया। यहाँ पर किसी किन्हीं भी पीपल की जो कंसेंसस थी, सहमति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा देश जो था वो बहुत ज्यादा सफर कर चुका था। किससे? ब्रिटिश कंट्रोल, जो कि इतने साल हमें 150 इयर्स ऑलमोस्ट जो है हम पे जो है रूल करके गए। उससे पहले मुगल्स थे, है ना? उससे भी पहले आपको पता है कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को देखें, तो जो डायनेस्टिक सक्सेशन था, दिल्ली सल्तनत के बारे में अब आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अगर इंडिया के अंदर इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता, तो क्या आज जो हम आज़ादी, जो हम राइट्स एन्जॉय कर रहे हैं, क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, यानी एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, इट फुलफिल्स द गोल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। यानी ये लोगों की जो गोल्स हैं, लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं, उनको कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? जब कॉन्स्टिट्यूशन उसको एम्पावर्ड करेगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें इतनी पावर दे दी है कि वो अपने लोगों के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाएगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो ये सारा पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला जो चीज हमें समझ में आई, इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एस्पायर। यानी जो लोग चाहते हैं, उन सब चीजों को पूरा करने की पावर सिर्फ सरकार को है। और सरकार कहां से लाएगी? संविधान से लेके आएगी। ठीक है? सेकेंड थिंग जो बात आ रही है, इट हेल्प्स टू अराइव एट ए कॉमन कंसेंसस। कॉमन कंसेंसस से बच्चों मतलब समझे पहले आप। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, लीडर्स थे, आपको पता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी जो है एक प्रोसेस था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स के आपने नाम सुने होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। क्योंकि वो लीडर्स हमारे फ्रीडम मूवमेंट से भी कनेक्टेड थे। उन्हें पता था कि हाउ द पीपल्स द इंडियंस दे सफर्ड बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन। कि ब्रिटिशर्स ने जो हम पर
जो हमें हम पर जो कंट्रोल किया था, हमें सप्रेस किया, सब्जुगेट किया, हमें टॉर्चर किया, उन सब चीजों से निकाल के एक ऐसा देश बनाना है जहां अमन हो, शांति हो, प्यार हो, कोऑपरेशन है, एश्योरेंस हो। वो कैसे आ सकती थी? वो संविधान ला सकता था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हेल्प्स टू अराइव एट ए कॉमन कंसेंसस, यानी सब लोग जिसमें राजी हो, सब लोग जिसमें सहमत हो, वो चीज कौन लेकर आया? कॉन्स्टिट्यूशन लाया इंडिया का। समझ में आ रही है बात आपको? सेकेंड थिंग हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द ideas and values and beliefs of citizens of the country agree upon some ideals. कहने का मतलब क्या है? हमारा देश कैसा हो, हमारी सरकार कैसे काम करे, कैसे पता चलेगा? उस समय आपको पता है कि डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इन लीडर्स ने हर चीज को उस ग्राउंड के ऊपर, जिसे कहते हैं ना एक लैब होती है, तो उस समय उस लैब के अंदर, नॉट प्रॉपर लैब ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंट्री ऑफ इंडिया, है ना, भारत की बात कर रहे हैं, जिसको हमने एक इसलिए लैब बोला है क्योंकि उसके अंदर सब चीजों का एक टेस्ट हुआ। उस टेस्ट के अंदर ये देखा गया कि हमारे भारत के लोगों को चीजों की क्या जरूरत है। हमारे भारत के हमारे आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी थी, दैट द लो पीपल दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स। बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजों की वजह से उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लो कास्ट, अपर कास्ट, है ना, स्पेशली इसके ऊपर ज्यादा होता था, है ना। और जो इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो इंडियंस जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना। उनको पता था कि हमें ऐसा संविधान देना है जहां पर सब क्या हो सके? इक्वल हो सके। उस इक्वालिटी को लाने के वो वैल्यूज ही तो है ये बच्चों। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? हमारी वैल्यूज ही तो है। उन वैल्यूज को कहाँ अपहोल्ड किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। ठीक है। तो सारे के सारी ये सारी चीजें, आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनकी एस्पायरेशन क्या है, वो सब के सब किसमें इंक्लूड की गई? कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप लोगों ने नेपाल के बारे में जानते हैं? नेपाल क्या है? हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जो कि नॉर्थ में है। ठीक है। और आपको पता है वहां पर जब 1990 में वहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उस समय सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई थी पता है आपको? किंग के हाथ में, राजा। उस समय जो राजा था, द किंग अपहोल्ड्स द ऑल द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब राजा का अधिकार होगा तो क्या होगा? अगर आप लोगों ने क्लास 7th में, मुझे मालूम है आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी है, मौर्य डायनेस्टी पढ़ी है, उन डायनेस्टीज में क्या था? डायनेस्टीज में यही था। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है बहुत ही ज्यादा टायरेनिक और डेस्पोटिक तरीके से काम करे। राजा से मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से, लेकिन है जो सबसे सुप्रीम पोजीशन क्या होती थी? किंग की होती थी। फिर उसके जो है अंडर में सारे ऑफिसर्स काम करते थे। यही हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें तो वहां भी राजा था, लेकिन उस किंग ने वो धीरे धीरे जब देश के अंदर डेमोक्रेसी होने लगी, चारों तरफ डेमोक्रेसी का, आपको पता है इंडिया के तो 1947 में हम डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए थे। उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी कि जो नेपाल भी था वो, बिकॉज 1990 की बात कर रही हूँ मैं, है ना, और हमें 47 में इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। तो उस समय द पीपल ऑफ नेपाल दे वर आल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द मोनार्क सिस्टम। वो भी चाहते थे कि हमारे देश के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी आए। दे फॉट फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक उन्होंने इसके लिए लड़ा। और 2008 के अंदर क्या हुआ कि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और 2015 में वहां दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दोबारा लिखा गया, क्या जरूरत थी? भाई डेमोक्रेसी जो है वहां तो आई गई थी, दैट द गवर्नमेंट इट शिफ्टेड फ्रॉम द मोनार्क टू डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। बट व्हाट द नीड टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान ही वो सबसे अथॉरिटी, वो सबसे बड़ी पावर है जिसके अंदर किसी भी देश को चलाने के लिए क्या है? सारे नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं। तो वो सारी चीजों को कहाँ कंप्लाइड किया गया? उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसीलिए नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है जो वापस लिखा गया, और उस जो एक डेमोक्रेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, दे वर ऑल इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए वो सारी चीजों को अपहोल्ड करता है, उन वैल्यूज को करता है, लोगों के एस्पायरेशन गोल्स है उनको पूरा करता है। अब बात आती है, नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो है सेकंड जो टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिसाइड्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। अभी मैंने आपको नेपाल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उस नेपाल के एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि मोनार्क था, लोगों को संविधान चाहिए था, लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, तो वहां स्ट्रगल हुआ और उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई वहां पर और फिर कॉन्स्टिट्यूशन रीरिटन हुआ। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। ये जो सेकंड पॉइंट है, इट इज आल्सो कनेक्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। अगर नेपाल का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या डिसाइड कर रहा था कि वह मोनार्की होगी, लेकिन जब री रिटर्न हुआ तो इससे ये पता चला वह डेमोक्रेसी आएगी। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम जब लिखा आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कैसा भारत का संविधान होना चाहिए ये उसमें पहले से ही डिसाइड होगा कि हमारा देश कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होंगे, जिसके अंदर पार्ट्स को क्या किया गया, इक्वली शेयर किया गया है ना, और लोगों को क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ताकि गवर्नमेंट जो है उन पार्ट्स को मिसयूज ना कर सके। तो हमारा यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और तब से लेकर आज तक we all the government which formed time to time, they followed the rules and principles which were written in our constitution. एक चीज और मैं इसमें बताऊंगी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग डॉक्यूमेंट। ये हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता, वी शुड बी प्राउड ऑन इट। मैंने आपको बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, that time the articles were only 395. Later number of amendments were there. बच्चों, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन, चेंज। देखिए लिविंग चीज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसे कहते हैं लिविंग। लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिविंग डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, उसमें मैंने आपको बोला कि अब जो है 445 आर्टिकल्स हो गए, तो आप समझ सकते हैं कितनी बार अमेंडमेंट आया होगा। अब आप मुझे बस बताइए कि क्या हमने आपने क्लास 7th में, मुझे मालूम है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा हमने राइट टू एजुकेशन की बात की, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करी, तो ये कैसे दीज आर आल्सो कंप्राइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मेनी अमेंडमेंट्स। उन अमेंडमेंट्स के थ्रू ही तो हुआ है। तो कहने का मतलब कि भारत का जो संविधान है वो इट इज कॉल्ड द लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। सेकंड टॉपिक जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिसाइड्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, दैट्स व्हाई इन इंडिया देयर इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल आर एम्पावर्ड टू चूज द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट रन द नेशन। मुझे लगता है ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत। फिर बात वही आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो पहली चीज ये है कि लोगों के एस्पायरेशन और गोल्स वो कौन पूरा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो आइडल्स हैं, बिलीफ्स है, वो कौन पूरा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें कैसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, वो कौन पूरा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। अगली बात हम करते हैं कि आपको पता है पावर्स तो दे दी, पावर्स तो दे दी किसको, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, बट समटाइम इट कैन मिसयूज इट्स पावर्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने अब उसको पावर्स को मिसयूज कर रहा है, तो वेयर यू विल गो टू अपील, कहाँ जाएंगे आप। कि भाई आपको मालूम है इन इंडिया दैट देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल दे वर सप्रेस्ड, उनको दबाया जाता था, दे वर सप्रेस्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। बट
later, when this constitution was written, there was a provisions to defend these minority group of people, कि इन minority group of people को कैसे बचाया जाएगा, वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब गवर्नमेंट को पार्ट्स दे दी गई। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो पार्ट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आई जस्ट टेल यू। या हम इसमें एक पॉइंट बना सकते हैं, थर्ड पॉइंट बना सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और क्या वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन यानी पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया है, तो आपको पता है इंडिया में दो तरह से पार्ट्स को डिवाइड किया है। एक तो हॉरिजॉन्टल वे में किया है, एक वर्टिकल में किया है। हॉरिजॉन्टल में बच्चों ऑर्गन्स आते हैं और वर्टिकल में बच्चों क्या आता है, लेवल्स आते हैं। ठीक है, आप जो है हो सकता है इसी क्लास में पढ़े और फर्दर भी पढ़ेंगे, ये तो डेफिनेटली चीज है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ पार्ट्स आर डिवाइडेड इन आवर नेशन। These organs and levels in a comprised form it is called a institution. इन्हें संस्थाएं कहते हैं, इन्हें हिंदी में ना इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो ऑर्गन्स के अंदर हम सबसे पहले जो बात आती है वो है लेजिस्लेचर की बात आती है। फिर आती है एग्जीक्यूटिव की, और सबसे लास्ट में जो है जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर बच्चों याद करने का तरीका यही है, एल मतलब लॉ, यानी लॉ कौन बनाती है, लेजिस्लेचर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव तो इंग्लिश का वर्ड है, एग्जीक्यूट का मतलब इम्प्लीमेंट करना। उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है, उस लॉ पे वर्क कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है। और जुडिशरी जो है आपको मालूम है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पे कंट्रोल रखती है। जुडिशरी जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। देखो बच्चों इनका हिंदी टर्म भी बता देती हूँ, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाए रखती है ना, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, है ना, एग्जीक्यूट का मतलब कोई काम करना, तो कार्यपालिका, और जुडिशियल न्याय जो न्याय देती है। तो इस तरह से पार्ट्स को जो डिवाइड किया गया है। अब आप इतनी देर में ही समझ गए होंगे कि पावर्स का जो मिसयूज ना हो, ताकि गवर्नमेंट पावर को मिसयूज ना करे, उसने किया क्या है, पावर्स को डिवाइड कर दिया है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे करती है, और जुडिशियल इन दोनों ऑर्गन पे करती है ना। तो ये तरीका है पावर्स को, ताकि इन पावर्स को मिसयूज ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके चैप्टर में वो क्या है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं बच्चों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 से लेकर 25 तक में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो कि टोटल 6 है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें अधिकार देती है क्या, टू चेक द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें ये अधिकार देती है कि हम सरकार जो है उसके ऊपर जो है क्या करें, उसको चेक करें, उसकी पावर्स को लिमिट करें। अब हम हमारे में हम सोचते हैं अरे हम एक बहुत ही कॉमन पीपल हैं, हम तो हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हम कैसे सरकार के कामों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट टू फ्रीडम। अब स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में भी आपको पता है बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर आपके उसमें जो गवर्नमेंट जो वर्क करती है, एक अभी आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे कि गवर्नमेंट जो है और ट्रांसपेरेंट होकर काम करे। आपको गवर्नमेंट के वर्क से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है तो रिलेटेड ऑफिसर्स से आप वो सूचना ले सकते हैं और वो मना नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि वो इंफॉर्मेशन हमारे किसी भी कंट्री के यूं कहा जाए डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, बॉर्डर रिलेटेड, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा एक्सपेंडिचर कहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रोजेक्ट्स हुए, कैसे काम चल रहा है, वो सारी चीजें जो है आप बहुत इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी वर्क करेगी कैसे, कि बहुत अवेयर होके करेगी
कि जो इतना अवेयरनेस के साथ करेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारा कॉमन पीपल जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिकली नाउ द कॉमन पीपल आर एजुकेटेड। यानी उन्हें समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, ये सारी चीजें कौन लेकर आया है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को अवेयर किया है, लोगों के अंदर वो राइट्स लेकर आया है कि भाई आपका अधिकार है कि आप सरकार से ये चीज पूछ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, पार्ट्स को ध्यान में रखकर काम करती है, उसका मिसयूज नहीं करती, ताकि कोई भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की बनती है। किसके प्रति बनती है? लोगों के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। लिमिटेशन ऑफ पावर्स हो गया, एस्पायरेशन ऑफ गोल्स हो गया, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। फिर हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और क्या करता है। चलिए हम आगे इससे और आगे बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ये जितने भी टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं ये आपके चैप्टर में ही है, और मैंने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताया। उसका रीजन ये है कि बुकिश लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन जो चीजें समझाई जा रही है उनका मतलब यही है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों जरूरी है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। क्यों जरूरत है? जरूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। लग रहा है आपको ऐसा कुछ? क्या हमारा सरकार के साथ जो अभी प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट, आपको लगता है आप कनेक्टेड है उससे? कितने बच्चे कह रहे हैं कनेक्टेड है? मोस्टली कहना चाहिए कि हम अपनी सरकार से जुड़े हुए हैं। और अभी जो कंडीशन चल रही है, क्लासरूम टीचिंग ना होके ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, उसका भी कारण यही है। उसका कारण क्या है? हम सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर हम सरकार की बात ना मानते तो स्कूल खोल के बैठ जाते। अभी क्या है, अभी जो पूरा वर्ल्ड जिस सफर हो रहा है, जो इतना ज्यादा, इतने सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और हर कंट्री की गवर्नमेंट ने अपने देश को बचाने के लिए कुछ चीजें, कुछ जो है, यूं कहा जाए आगे बढ़कर अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। वी ऑल्सो कोऑपरेट विद आवर गवर्नमेंट। हम भी कर रहे हैं। वी आर ऑल कोऑपरेटिंग। हम अपने घर में हैं, अपने घर में कहा कि आप घर में ही रहें, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, ये सब आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ उसका रीजन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट। अगर आज गवर्नमेंट इतनी एम्पावर्ड ना होती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा ही ना जाता भारत का कि सरकार को सारी शक्तियां मिले, तो क्या लोग अपनी सरकार की बात सुनते? अगर कुछ बेसिक रूल्स ना बनाए जाते तो क्या हम अपने जो है अपनी सरकार का साथ देते? तो बेसिक रूल्स जो बनाए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की फॉर्म, जैसे हमने क्या कहा, हमारी जो गवर्नमेंट कैसी होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी यहाँ की, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, लोगों के पास पावर है, इसीलिए सरकार क्या है, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। कोई भी काम करेगी तो सरकार किसके प्रति आंसरेबल है? लोगों के। इसलिए गवर्नमेंट और लोग कैसे हैं यहाँ पर, एक दूसरे से अटैच्ड है। स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, किसी और कंट्री की नहीं। हम अपने सरकार से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और जो गवर्नमेंट हमें रूल्स जो बोलती है या जो भी गाइडलाइन आती है उसको हम दिल से फॉलो करते हैं। उसका कारण है कि हमें संविधान के अंदर जो है, जिसे क्या कहा जाता है कि लोगों के लिए जो संविधान लिखा गया, उस समय जो सफरिंग्स हमारी हुई उनको सबको ध्यान में रखा गया। उसकी वजह से गवर्नमेंट को इतना एम्पावर्ड किया गया कि आज हम अपनी सरकार की बात मानते हैं।
जैसे कि एक फैमिली के अंदर बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, ऐसे ही पूरी देश जो है आज पूरे सिटीजन्स जो है अपनी सरकार को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर संविधान ही सही नहीं होता, अगर कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज अ ऑल द डॉक्यूमेंट दीज आर कंप्लाइड इन अ बिग बुक, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर एक एक आर्टिकल, एक एक प्रोविजंस, कैसे उसमें अमेंडमेंट होगा कैसे नहीं होगा बहुत क्लियर है, और उसी को फॉलो करके हमारी देश जो है वो गवर्न करती है, ये सरकारें अपनी इच्छा से नहीं करती। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, वो पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है देश को, हमारे इंडिया को क्यों जरूरत है, उस सारे पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी। यस कुणाल शर्मा, आस्क क्वेश्चन। मैम जो आपने स्टार्टिंग में समझाया था, वो स्टार्टिंग में यस मैम वो समझना है एक्चुअली कि मैम जो स्टार्टिंग एक दो लाइन आपने समझाई थी वो छूट गई थी मैम मेरी। अच्छा इट्स ओके, मैंने तो सिर्फ ना स्टार्टिंग का ना सिर्फ उसका कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड समझाया कि एक सोसाइटी, देखो आप जब अपनी बुक खोलोगे ना तो वहां पर एक एग्जांपल दे रखा है फुटबॉल का, कि एक फुटबॉल मैच है, अगर उसमें रूल्स वगैरह नहीं है तो वो मैच क्या, अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा धीरे धीरे क्या होगा, वो फुटबॉल से कोई और ही मैच बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो धीरे धीरे ऐसे ही अगर किसी सोसाइटी में या किसी नेशन में रूल्स नहीं होंगे तो वो देश कैसा होगा, वो सोसाइटी कैसे होगी, वहां पर लॉलेसनेस होगा, वहां पर क्या होगा, हर कोई अपनी मनमानी करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब कुछ होगा। तो मेरा जो पहली चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश कोशिश करी कि भारत में संविधान की जरूरत क्यों है, उस चीज को समझाया कि भारत क्या किसी भी देश में, देखो जरूरी नहीं है कि सब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है चाहे वो रिटर्न हो चाहे अनरिटर्न हो, है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमारा सारा, हमारी सरकारें काम कर रही हैं, इतने सालों से कर रही हैं, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। Any other question? Ma'am, Yes, Prakhar? ma'am, I want to ask one question that you had said that legislature, executive, and that they Judiciary. are all connected with each other. I want to just uh, summarize. Yes, yes, Clear. okay, okay. I understand your question. How these means the organ. Okay, I'll explain here. Just I told you about the organs of the constitution, है ना, मैंने अभी ये बताया, जैसे मैंने बताया लेजिस्लेचर, है ना, सेकंड बताया मैंने एग्जीक्यूटिव, और थर्ड बताया जुडिशरी। मैंने आपको ये बताया ये तीनों एक दूसरे कनेक्टेड, एंड नाउ यू वांट टू नो हाउ दीज organs of the power sharing connected to each other. तो लेजिस्लेचर बच्चों लॉ बनाते हैं, आपको मालूम है लॉ कौन बनाता है इंडिया में? पार्लियामेंट बनाता है ना। और पार्लियामेंट किससे कंप्राइज है पता है आपको? पार्लियामेंट तीन चीजों से कंप्राइज है, इसमें लोकसभा होती है, इसमें राज्यसभा होती है, और इसमें प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, पहली चीज ये। अब मुझे बताइए कि लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में इसमें काउंसिल भी होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स भी होते हैं, इसमें काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट तो है ही। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लेजिस्लेचर है इसमें इतने सारे लोग हैं। अब लोकसभा जो है उसके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? जिनके पास स्पेशल पोर्टफोलियो होता है ना, जैसे हमने कहा फिनेंस जो होता है ना, निर्मला सीतारमण वो उसकी मंत्री है ना, हमने कहा होम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह है। तो इस तरह से हमें पता है कि ये पोर्टफोलियो जो डिफरेंट मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब आप मुझे बताइए कि जब लोकसभा राज्यसभा कभी भी अगर सेशन हो ना, अभी इसके बाद जब भी ऐसा हमारी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाता है, तब कभी आप देखना कि इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। वो पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? ताकि इनके कामों के बारे में, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके ऊपर जो है पावर्स को उनको लिमिट करने के लिए, ताकि ये मिसयूज ना करें। राज्यसभा के अंदर भी यही प्रोसेस चलता है। और प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठता है, लेकिन कोई भी लॉ जब बनना होता है लास्ट साइन किसको करना होता है? प्रेसिडेंट को करना होता है। अब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? पीएम आता है, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट आते हैं, और सबसे बड़ी बात पता है इसमें भी प्रेसिडेंट आता है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि अब ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर पीएम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जो इसके राज्यसभा के परमानेंट मेंबर्स होते हैं
जब भी कोई कार्रवाई आती है जिनसे क्वेश्चंस इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये इनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं और ये इनके ऊपर कंट्रोल, और जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट किया, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर किया है? अगर किया है तो इट्स ओके, वो हो जाता है, और अगर नहीं हुआ है तो वो उसको नल एंड वॉइड कर देता है। तो मुझे लगता है आज आपको समझ में आया होगा जो टॉपिक। कल हम दोबारा अपनी क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच।